हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम हमारे सर पे हैं और हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। सभी बहुत परेशान हैं, आप भी बहुत टेंशन में और हम भी आपके लिए उतने ही टेंशन में, उतने ही परेशान हैं। इसलिए क्योंकि हम आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमें चाहिए आपका ये नंबर, पूरा 100% नंबर, और हम उसके लिए तब तक लगे रहेंगे जब तक आपका ये नंबर आ नहीं जा रहा है। क्लियर है? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, रिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? सीधा फंडा है अपना। हम रिवीजन देख रहे हैं तो रिवीजन देख रहे हैं तो हम उतनी ही बातें देखेंगे जो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। क्या बात ठीक है? तो चलो आओ देखते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने ओम्स लॉ देखा था, जिसमें मैंने बता दिया था कि B = IR कैसे आता है डेरिवेशन, और ओम्स लॉ का जो डेफिनेशन था उसको मैंने एकदम क्लियर किया था आपको। क्लियर कि B = IR कैसे मिला हमको, ये भी मैंने डिराइव करके बताया। इसके बाद मैंने आपको V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करके बताया कि V और I के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो स्लोप है ये हमें R के बारे में बताएगा, और ये वाली जो लाइन है ये V = IR को रिप्रेजेंट करेगी। क्या बात ठीक है? अब इसके आगे हमें बढ़ना है, लेकिन इसी में एक चीज और बता देता हूं, ये केवल जानकारी के लिए है। अगर इस ग्राफ को पलट दिया जाए, मतलब y एक्सिस पर, ये y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, खूब ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं कि इस y एक्सिस पर हम करंट ले लें, क्या ले लें? करंट। और इस x एक्सिस पर हम क्या ले लें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ले लें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज कर दें और एक ग्राफ प्लॉट कर दें। तो अब पूछा जाए आपसे कि चलो ये स्लोप अब की बार क्या बताएगा, तो आप कहेंगे सर कि अब की बार ये 1/r बताएगा, और इस 1/r को तो हम लोग कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो याद रखना कि I को ध्यान समझो, IV ग्राफ मैं लिख दे रहा हूं, IV ग्राफ हमको क्या देगा? कंडक्टेंस देगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वहीं पे V और I ग्राफ जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ हमें रेजिस्टेंस देगा। ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो इससे एक क्वेश्चन ग्राफिकल से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। पूछा कैसे जा सकता है? लास्ट बार भी मैंने बताया था, इस बार बता दे रहा हूं फिर से एक बार, थोड़ा एक रिवीजन हो जाएगा और लास्ट वाले वीडियो से आप कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, तब यहाँ पे आइए तो चीज़ें आपसे बहुत कनेक्टेड हो जाएंगी। क्लियर है ना? चलो जल्दी से आ जाओ। वैसे वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। खैर, ये देखिए, ये 3 सिचुएशन के लिए ग्राफ बना दिया गया है। पूछा गया कि पहले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, पहले के रेजिस्टेंस को हम R1 बोल दें, दूसरे के रेजिस्टेंस को R2 बोल दें, तीसरे के रेजिस्टेंस को R3 बोल दें। पूछा गया कि एक VI ग्राफ है। कौन सा ग्राफ? वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। इस वोल्टेज करंट के ग्राफ में ये 3 सिचुएशन आपको दी गई, 3 ग्राफ दिया गया, 1, 2 एंड 3। पूछा गया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें पता है कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी R1 विल बी ग्रेटर देन R2, R2 विल बी ग्रेटर देन R3। क्या ये बात सही है? याद है ना? हमने बताया था कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका? R1, तो R1 सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किसका? R2, तो R2 का उससे कम होगा। सबसे कम किसका? R3, तो R3 का सबसे कम होगा। क्लियर है ना? इसके जस्ट अपोजिट मैं सेम ग्राफ बना रहा हूं। बेटे ध्यान से देखो भैया इस चीज को, सेम ग्राफ यही 1, 2, 3 बनाऊंगा, लेकिन अब की बार मैंने इधर क्या ले लिया है? करंट, यानी Y एक्सिस पे हमने किसको लिया है? करंट को, और इस X एक्सिस पे हमने किसको ले लिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ले लिया। और सेम ग्राफ में बना रहा हूं 1, 2, 3। देखो 1, 2, 3, इसको हमने बोला R1, R2 एंड I3। चलो जल्दी से बता दो, खूब ध्यान से देखो। ये सबसे ज्यादा स्लोप है, उससे कम R2 का, और सबसे कम R3 का। तो इसमें हम उल्टा देखेंगे, मतलब खूब ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि ये R1 जो है
इसका स्लोप जो बताएगा वो बताएगा 1/r1। पहले का स्लोप कितना होगा 1/r1, दूसरे का स्लोप कितना होगा 1/r2, तीसरे का स्लोप कितना होगा 1/r3। क्या बात सही है? तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका कंडक्टेंस सब ज्यादा, ये ज्यादा होगा इससे, ये ज्यादा होगा इससे, ये ज्यादा होगा इससे। क्यों? क्योंकि आई वी ग्राफ पर जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होती है वो कंडक्टेंस बताती है। तो कंडक्टेंस यहां पे किसका ज्यादा है? पहले का। जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा कंडक्टेंस। उससे कम किसका? R2 का। सबसे कम किसका? R3 का। अब ध्यान से देखो, जिसका कंडक्टेंस ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, यानी R1 कम होगा, R2 ज्यादा होगा और R3 सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखेंगे, वी आई ग्राफ देगा तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। आई भी ग्राफ होगा तो जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो यहां पे R3 क्या है? मैक्सिमम है। यहां पे R1 क्या है? मैक्सिमम है। क्या ये बात समझ में आई? तो दोनों को इस तरीके से टैली करके हम समझ सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछा जाता है, बट एक क्वेश्चन बनता है तो मैं भी किसी क्वेश्चन में ऐड करके दे दे आपको, इसलिए मैंने आपको बता दिया। खैर, अब आते हैं पॉइंट पे। जो आज का मोटिव हो पढ़ना, जो पढ़ना है हमको वो है रेजिस्टेंस। खूब ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है ये, याद रखना। अगर रेजिस्टेंस आपको नहीं आ रहा है ना तो ये भूल जाओ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है। ना आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन लगा पाओगे, ना पावर के क्वेश्चन लगा पाओगे, एकदम रो करके रह जाओगे, याद रखना। तो रेजिस्टेंस आना तो एकदम मस्ट है। रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। दिमाग में भर लो, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होती है। खूब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कि सर रेजिस्टेंस कुछ खास नहीं है, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो करना चाह रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस के पास एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? रेजिस्टेंस के पास, इस कंडक्टर के पास एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज करने को। मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी, नो डाउट मेरी स्पीड ज्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पे है, आपके पास समय नहीं है। वो समय हमको बचाना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है। खूब ध्यान से देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो करंट इसमें फ्लो करना चाहता, तो ये कंडक्टर क्या चाहता है? करंट को अपोज कर रहा है कि नहीं, तो मत फ्लो करो। तो जिस फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण करंट को अपोज कर रहा है ये कंडक्टर, उसी वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली हम सीधे सीधे कैसे बोलेंगे? रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच कंडक्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। क्या बात सही है? एकदम सही है सर, ये तो पहले से ही हम लोगों को पता था। तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कब होती है? जब हमसे बोल दिया जाता है कि सर रेजिस्टेंस तो हमको आता है, एसआई यूनिट इसकी ओम है। समस्या सर तब आती है जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। तो ये जो वीडियो है, जो इस वीडियो का मेन मोटो है वो ये है, आज आपकी ये वाली समस्या मैं खत्म कर दूं। क्लियर है? तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि मेन हमको इसमें समझना था। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा और उसके बाद इस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, दोनों ही देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, चलो जल्दी जल्दी रिवीजन क्लास है और ये वीडियो शेयर करते रहिए। देखिए ऐसे मजा नहीं आता है जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करते, मतलब वो मोटिवेशन नहीं बनती है, वो जुनून नहीं समझ में आता है आप लोगों का। क्लियर है ना? तो आप लोग देखिए, हम आपके लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, थोड़ा सा आपको भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कितने तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है भैया? कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल, क्लियर है? सीरीज में क्या होता है? जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं सबको हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो R1, R2, R3 एंड सो ऑन, सबको हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला ऐसे मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1/R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला अब ये मिलेगा। इन दोनों को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताता हूं आपको कि किस तरीके से हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो चलो पहला टॉपिक देखते हैं अपना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है,
आइए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे ही बोलेगा आप तुरंत एक लाइन पहले ही लिखोगे, सर ये इंड टू इंड क्या है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंसेस का इंड टू इंड कॉम्बिनेशन है। इंड टू इंड कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, अरे यार कुछ नहीं है, ये एक रजिस्टर है R1, देख लो स्पीड स्लो कर दे रहा हूं, ठीक है, ये दूसरा रजिस्टर है R2, ये तीसरा रजिस्टर है R3। खूब ध्यान से देखो, इस R1 का एक इंड ये है, दूसरा इंड ये है, इस दूसरे इंड से इसका पहला इंड और इसका दूसरे इंड से इस तीसरे का पहला इंड जोड़ दिए, तो सब एक दूसरे के साथ इंड टू इंड ज्वाइन है, तो हम कहेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिए तो सर इसकी खूबी क्या रहेगी, एक बहुत अच्छी खूबी है इसकी, देखो ये हमने एक बैटरी लगा दी, खूब ध्यान से देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो दो बात याद रखोगे, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर विल बी सेम, लिख लीजिए जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, सेम थ्रू ईच रजिस्टर, ठीक है, सेम थ्रू ईच रजिस्टर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। खूब ध्यान से समझो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इस R1 के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप कहेंगे सर V1 मान लेते हैं, चलो इस R2 के क्रॉस कितना है V2, और इस R3 के क्रॉस कितना है V3, क्लियर है। तो मानते हैं कि इस बैटरी से I करंट निकली, कितनी करंट निकली, I, V वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है, इससे I करंट निकली, तो ये I करंट यहां तक जाएगी, यहां पे अब आप बेसिक समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, अब उस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। आप ये मान के चलिए कि ये जो बैटरी है, ये वाली जो बैटरी है, ये बैटरी हमारी है पंप, क्या है, पंप। घर में आपके पंप लगा है, वही पंप। अब वो पंप क्या करता है, आपको वाटर सप्लाई देता है ना, तो जब पंप चालू करते हैं पानी आता है ना, तो जैसे ही बैटरी से स्विच ऑन करेंगे, खूब ध्यान से देखो, बैटरी से स्विच हमने ऑन कर दिया, तो वैसे ही करंट की सप्लाई फ्लो करेगी, तो ये जो करंट है इसको मान के चलिए आपके लिए क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। तो यहां से ये करंट फ्लो करेगा। अब वाटर जो फ्लो करता है वो कहां से फ्लो करता है, पाइप से फ्लो करता है, तो ये वायर जो हुआ आपके लिए वो क्या हो गया, एक पाइप की तरह हो गया। अब चलो मेरे भाई जल्दी से देखो, बैटरी से करंट निकला, यानी पंप से वाटर निकला, और वाटर इस पाइप के थ्रू जा रहा है। खूब ध्यान से देखो, क्या कहीं पे ये पाइप बट रही है, नहीं, सब जगह वही वाटर जा रहा है, और ऐसे घूम करके फिर से चला आया, साइकिल कंप्लीट हो गई। खूब ध्यान से देख लो, क्या मैंने कहा कि इससे वाटर निकला और ये वाटर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते 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 ये ऐसे घूम करके फिर से आ गया, आया कि नहीं, क्या बात क्लियर है, एकदम, क्योंकि यहां पे कहीं भी उसको डाइवर्जन नहीं मिल रहा है, कहीं वो बट नहीं रहा है, इसलिए सबके पास वाटर क्या जाएगा, सेम। अब वाटर है क्या, किसको कंसीडर किया हमने, करंट को कंसीडर किया है, इसका मतलब R1 के पास भी कितना करंट पहुंचा, I, R2 के पास भी कितना पहुंचा, I, R3 के पास भी कितना पहुंचा, I। क्या बात ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमने मान लिया कि R1 के पास कितना करंट पहुंचा, I, R2 के पास भी कितना पहुंचा, I, R3 के पास भी कितना पहुंचा, I। ये बात आपके दिमाग में एकदम धसी होनी चाहिए, और इस सर्किट भी, तो बातें आपकी ठीक ठाक चलेंगी।
क्लियर है? तो ये दोनों बातें आप नोट कर लें, जल्दी से सर्किट भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, कुछ ध्यान से देखो। हुआ क्या है, बैटरी V वोल्ट की थी और इस V वोल्ट की बैटरी का जो वोल्टेज है वो 3 भागों में खर्च हो रहा है, एक V1 के रूप में, एक V2 के रूप में, एक V3 के रूप में। तो हम कहेंगे कि हमारी बैटरी का जो वोल्टेज है V, वो भी उसका 3 भागों में खर्च हो रहा है। वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, इनके सम के बराबर होगा। जल्दी से बताइए, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR। कितना होता है, IR। V1 कितना होगा, V1 की वैल्यू कितनी होगी, जितना करंट फ्लो कर रहा है, जितना इसका रेजिस्टेंस है, यानी IR1। V1 कितना होगा, IR1। V2 कितना होगा, ये करंट और ये रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। यार देखो मेरे भाई, V कितना होता है, ये IR के बराबर होता है ना। लास्ट वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था कैसे बताना है, ध्यान से देखो। इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये पता करना हो तो IR का प्रोडक्ट निकालो, करंट और रेजिस्टेंस का। तो करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। तो IR2 किसको बताएगा, V2 को, यानी V2 की जगह क्या लिखना है, IR2। और V3 कितना, IR3। किसके बराबर होगा, V3। तो यहां पे लिख दो IR3। ओके डन। यहां से आपको करना क्या है, सब जगह I है तो I को आप कॉमन ले लीजिए, ये ब्रैकेट में बच गया R1 R2 प्लस R3। क्या बात ठीक है, एकदम ठीक है। I से I कैंसिल आउट, यहां पे मिल गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो गया बात क्लियर। यहां से आपको मिल गया क्या, कि अगर 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हैं तो वो कुछ रिजल्ट इस तरीके से मिलेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे ये R क्या है, ये जो कैपिटल R है ये क्या है, ये है टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस किसका, सर्किट का, ऑफ सर्किट। तो इसको टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या ये बात सही है, एकदम सही है सर। अब हमको ये समझ में आ गया कि R क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। R1 R2 R3 क्या है, जो कनेक्टेड रजिस्टर हैं एक दूसरे के साथ सीरीज में, वो। अब सीरीज में ये है तो इनके पास करंट की वैल्यू क्या जाएगी, सेम जाएगी। इनके क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इस चीज को हमने यहां पे पता कर लिया। अब इसको हम सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कैसे हैं, आपको मिल गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं कहूं आपसे कि 3 रजिस्टर नहीं N रजिस्टर जुड़े थे, बहुत सारे रजिस्टर जुड़े थे, तो कहेंगे यार क्या बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जुड़े थे तो सीधा सीधा आपने ऐड कर दिया। अगर 4 जुड़े होते रजिस्टर तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरीके से N रजिस्टर जुड़े होते तो आप कह देते कि सर R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस Rn तक जोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है, सबको जोड़ दीजिए। ये आपका मिल गया फॉर्मूला, सही है। अब मैं अगर ऐसे कहूं कि इफ, को ध्यान से समझिए, यहीं से कंडीशन चालू हो गई। इफ द कनेक्टेड रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत पूछा जाता है, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। इफ द कनेक्टेड रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, एक जैसा। जैसे मैं यहां पे हूं, मेरे की तरह कोई और यहां पे खड़ा होता तो क्या कहते सर, अरे 2 आदमी एक एक जैसे, आइडेंटिकल हैं हम दोनों, तब आप क्या बोलते हैं, ये और ये क्या है, आइडेंटिकल है। उसी तरीके से कि अगर रजिस्टर्स जो जुड़े हुए हैं सीरीज में, एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, वो सभी के सभी रजिस्टर कैसे हो, आइडेंटिकल हो। मतलब R1 R2 के बराबर है, R2 R3 के बराबर है,
R3 R4 सभी आपस में क्या है, बराबर है, सभी आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर, सभी आपस में क्या है, इक्वल है, सभी जितने अनरजिस्टर्ड जुड़े हुए हैं सब के सब आपस में क्या है, इक्वल है। मान लिया इक्वल है यार, तो जब इक्वल ही है तो सबको R1 R2 लिख करके मैं सीधा सीधा कह दूं कि मैं इनको चलो कह देता हूं R, स्मॉल r बोल दिया मैंने, बोल दिया कि सबका वैल्यू कितना है, स्मॉल r के बराबर है, यानी R1 भी स्मॉल r है, R2 भी स्मॉल r है, R3 भी स्मॉल r है, R4 भी स्मॉल r है, ये भी स्मॉल r है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तब इस वाले फार्मूले को लेके चलिए आप, बिल्कुल लेके चलेंगे। आइए, मिला क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस Rn, इस तरीके से है। ये किसके इक्वल है, R के इक्वल। R क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। खूब ध्यान से इस बात को समझ लो, बिठा लो अपने मन में। R1 को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r, R2 को स्मॉल r, R3 को स्मॉल r, R4 को स्मॉल r प्लस डॉट 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 इस Rn को भी कितना लिख सकते हैं, स्मॉल r। खूब ध्यान से समझो, Rn ये शो कर रहा है, खूब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे n टाइम्स तक। यानी ये R जो है, रेजिस्टेंस जो है वो n टाइम्स आया है, n टाइम्स आया है। तो सर इससे क्या पता चलता है, इससे बहुत कुछ पता चल गया। खूब ध्यान से देखो एक चीज, 2 + 2 + 2 कितना आएगा सर, 6। ये तो बचपन की बात बता दी है आप, तो मैं कहूंगा चलो एक बार और कर लो जल्दी से। तो कहेंगे सर अरे आप भी दोबारा मजाक कर दिए, ये तो 8 होगा। सही बात है कि नहीं। चलो अब यहां से एक चीज देख लो, यही 2 है, 2 लिखा हमने। ये 2 कितनी बार रिपीट है, 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आया, 8। यही 2 है, लिख दिया। कितनी बार रिपीट है, 1 2 3, कितना आ गया, 6। क्या बात समझ में आई। यानी इसको ऐड करने के एक तरीका हमारे पास ये भी है। आपको ध्यान से देखो, यही सब n टाइम्स तक है और सभी के सभी क्या है, आपस में बराबर। यानी कोई नंबर, अगर कोई एक ही नंबर है, खूब ध्यान समझो, एक ही नंबर को हम बार बार जोड़े हैं तो जो एक बाद में सम आएगा वो सम कितना होगा, करना क्या है, वही नंबर लिखें और कितनी बार वो रिपीटेड है उससे मल्टीप्लाई कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सर ये n टाइम्स, n बार रिपीट हुआ है, तो हम अगर r लिखें और इस r में उस n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस बात को दिमाग में बिठा के रख लेना और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनता है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन कर देता हूं, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे बता देता हूं। ये देखो क्वेश्चन लिखा हमने कि इफ द टोटल रेजिस्टेंस, क्या मैंने बोला, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, लंबा टाइम लगता है। इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, if the total resistance of the resistor connected in series, ध्यान सुनिए, if the total resistance of the resistor connected in series is 100 ohm, is 100 ohm, and each resistor is of 5 ohm, तो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर जोड़े गए हैं। सीधा सीधा क्या पूछ रहा है कि 5 ओम के कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स जोड़े गए हैं, कितने रजिस्टर्स 5 ओम के जोड़े गए हैं, उनका टोटल कितना आ गया है, 100 ओम। तो आंसर आप क्या बताएंगे, सर ये वाला फार्मूला यूज करें। अब कुछ नहीं है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है वो इंटू कितनी बार वो रिपीटेड है, तो हमें n ही तो चाहिए, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R अपॉन में स्मॉल r, और ये हो जाएगा 100 अपॉन में 5 और ये आ गया 20, यानी 20 रजिस्टर जोड़े होंगे। यानी 5 ओम के 20 रजिस्टर्स हमने जोड़ दिए सीरीज में, तो हमें कितना मिल गया, 100 ओम का टोटल रेजिस्टेंस मिल गया। क्या बात सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। क्लियर है। और कैसे है, चलो आओ देख लेते हैं। उसमें कैसे दिया है, उसमें दिया है इस तरीके से कि एक
एक रजिस्टर है। क्या है? एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर को हम 5 भागों में तोड़ दिए। तो ध्यान से देखो, फिर से थोड़ा छोटा बन गया था, बड़ा सा बना देते हैं। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया। कितने इक्वल पार्ट्स में? 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में। भाई 5 इक्वल पार्ट्स में बोला गया है तो 5 इक्वल पार्ट्स में ही तोड़ेंगे और तोड़ दिए। 5 इक्वल पार्ट्स में इसको कट कर दिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। उसकी जरूरत नहीं थी। सही हो गया। 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिए। तो ये हमें कैसे मिलेगा? सर ये तो एक पार्ट मिला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये फोर्थ और ये आपका 5th पार्ट। 5 पार्ट मिल गया। बोला गया कि अब इन पांचों को सीरीज में जोड़िए तो कितना रेजिस्टेंस होगा और इन पांचों को पैरेलल में जोड़िए तो कितना रेजिस्टेंस होगा। चलो खूब ध्यान से देखो, अब इस चीज को देखते हैं। मान लेते हैं इस वायर का रेजिस्टेंस कितना था, सॉरी लेंथ कितनी थी? L। अगर इसको 5 इक्वल पार्ट्स में तोड़े हैं तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? L/5। 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 ये वाली भी लेंथ कितनी होगी? L/5। एक वायर को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है तो 5 से डिवाइड कर दो यार L को। L/5 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 सब आ जाएंगे। वेरी गुड। अब हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो उसमें देखा है कि जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। L जिस रेशियो में कम होगा उसी रेशियो में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो L जिस रेशियो में कम हो रहा था, L किस रेशियो में कम हुआ? 1/5 हुआ, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R/5 होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये भी R/5 होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ये भी R/5 होगा। इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5 होगा। इसका भी रेजिस्टेंस कितना होगा? R/5 होगा। क्या बात सही है? एकदम सही है सर। बात तो आपने एकदम सीधी सीधी बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हमको निकालना है तो इन सबको सीधे सीधे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। सबका सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर दो। तो अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये 5 बार हैं। देखो हम उतना क्यों करें मेरे भाई, देखो ध्यान से। R/5 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 सबका रेजिस्टेंस बराबर है, यानी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है। फिर से सबका रेजिस्टेंस बराबर है यानी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो R × N होगा कि नहीं? कितने रजिस्टर्स हैं? 5 रजिस्टर हैं और R कितना है? ये है R/5। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना निकल गया? R। क्या बात ठीक है? जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी क्विक। क्या ठीक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ये सब बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी बातें लिखते रहा करें तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अगर यही पैरेलल में कर देंगे तो क्या होगा? सेम क्वेश्चन को मैं पैरेलल में करके दिखा दूंगा आपको। क्लियर है ना? तभी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो हम इसको करके दिखा देंगे। तो आइए चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तो आई थिंक सीरीज का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज में किस तरीके से हमको करना है। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं यार, इतनी भी क्या जल्दी है। आइए देखते हैं। ये इस तरीके का एक सर्किट है, ठीक है? ये और ये सर्किट है। ये A है, ये B। बोला गया कि RAB कितना होगा, यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। इस AB के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, टोटल पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू दे दीजिए सर। तो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है, ऐसे है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप करंट फ्लो कराएं। सीरीज का सीधा सा फंडा है, अगर सीरीज में है कोई रजिस्टर, 2-3 रजिस्टर आपस में सीरीज में है तो सबके थ्रू सेम करंट फ्लो करेगी। अगर सबके थ्रू सेम करंट फ्लो कर रही है
तो एवरी रजिस्टर जो भी जिनके थ्रू करंट सेम फ्लो करे वो सभी के सभी रजिस्टर सीरीज में कंसीडर किए जाएंगे। आओ भाई देख लेते हैं यार, हम ए से करंट फ्लो कराए, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको देखने में। ये सीरीज से करंट फ्लो, ए से करंट फ्लो कराए, ऐसे करंट जा रही है, देख लो करंट जा रही है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? 2 ओम के थ्रू वही करंट, 3 ओम के थ्रू भी वही करंट, 4 ओम के भी थ्रू वही करंट, 6 ओम के थ्रू भी वही करंट, 5 ओम के थ्रू भी वही करंट। इसका मतलब इन सभी के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रही है, इन सभी के थ्रू सेम करंट फ्लो कर रही है। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर, साफ साफ समझ में आ गया। ये तो मजा जैसा कुछ आ गया। जी हाँ, ये कुछ वैसा ही था, बस आप फील नहीं कर रहे थे, अब आप फील कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है आपको। चलिए, तो सब अगर सीरीज में है तो कुछ कहना है या कुछ करना है? तो कुछ करना है, सबको ऐड करना है। 2 + 3 + 4 + 6 + 5, इन सभी को ऐड करेंगे और सब आंसर हमें किस में मिलेगा? ओम में मिलेगा। 2 3 5, 5 5 10, 10 और 10 20 ओम। 20 ओम RAB के क्रॉस हमें मिल गया। क्या बात समझ में आई? तो आई होप अब आपको सीरीज का जो फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। क्या बात ठीक है? एकदम ठीक है सर, अब तो बातें एकदम साफ साफ हो रही हैं, मजा आ गया अब तो जल्दी से चलो फिर से मजा ले लेते हैं। और अब की बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो इससे भी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा इससे टफ क्यों पड़ता है? उसका कारण ये है क्योंकि हम खुद से टफ बना लेते हैं गलत कॉन्सेप्ट रख करके। जब हमारे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट घूम रहा होगा तो मेरे भाई जल्दी से बताओ, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, बेस ही गलत है हमारा, तो चीजें समझ में कहां आएंगी? क्लियर? तो हम सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सर्किट समझनी चाहिए कि इसका सर्किट हमें दिखेगा कैसे सिंपली। तो इसका सर्किट आपको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ये है, आपको ध्यान से समझो, मैं बना रहा हूं ये ऐसे, और इस तरीके से मैं क्यों बना रहा हूं सर? बुक में तो ऐसे हमेशा लिखी रहती है, सभी बुक में बना होता है। आपको इजियर सर्किट दिया जाता है, आसान ही दिया जाएगा, और आसान से ही समझ, पहले ही कॉम्प्लेक्स दे देंगे समझो कैसे, बस यही बात है। और वैसे भी रिवीजन है तो आपको सीधी सीधी बात हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो करके सीधे सीधे अपने जरूरत की चीजों को पकड़े, जो जो आपको ना आता हो वो ले करके, और अपने अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहे पूरी शिद्दत से। वेरी गुड, लगता है कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसा पाप इस गर्मी में नहीं करना चाहिए। ये इतनी गर्मी पड़ रही है किसके कारण से? आप लोगों के कारण से, क्योंकि आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सब लोग अपने अपने स्टेटस पे लगाइए वीडियो को, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, तभी तो आनंद आएगा। बिल्कुल, तो आइए बढ़ते हैं आगे। करना क्या है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। सर ये तो बैटरी है, अभी आप बताए थे, और बैटरी हमारा पंप है। जी बिल्कुल, ये बैटरी है, यही बैटरी हमारी क्या है? पंप है। और इस पंप से क्या निकलेगा? तो वाटर निकलेगा भाई, बैटरी से करंट निकलेगा, उस करंट को एज अ वाटर ट्रीट करेंगे हम। और ये वायर जो है, कनेक्टिंग वायर, ये वायर एक्चुअली हमारे लिए किसका काम करेगी? पाइप का काम करेगी। सही है? तो इस पंप से वाटर निकला, वाटर यहां पे आया, और यहां तक तो ठीक था, ये वाटर यहां पे आया भाई, देखो करंट यहां पे ऐसे चली आई, यहां पे जैसे ही करंट आई मसला क्रिएट हो गया। मसला ये क्रिएट हुआ कि यहां पे उसको 3 डायरेक्शन मिल रहा है, वो किधर जाए? तो ध्यान से समझिए, हम लोग सिंचाई करते हैं गांव में, सही है? तो किसी के यहां से पानी जा रहा है,
जुगाड़ कर दिए, थोड़ा सा ही काम कर दिए, तो जो पतली सी नाली से पानी जा रहा था, पाइप से पानी जा रहा था, हुआ क्या, वो बगल से पानी निकल करके आपका भी खेत रातों रात भर गया, बगल वाले का भी खेत रातों रात भर गया, और जिसके यहां जाना था उसके यहां कम पहुंचा। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस वाटर को अब क्या मिल गया, रास्ता मिल गया, तो आगे भी गया और बगल बगल से भी रास्ता मिला तो उधर भी चल दिया। क्लियर है ना? वाटर थोड़ी पार्शियलिटी करेगा, हम अब पार्शियल कर सकते हैं, गलती हो सकती है, हम इंसान हैं, लेकिन ये तो नेचर है, इसके साथ ये सब दिक्कत नहीं है, ये पार्शियलिटी नहीं करता, जगह देंगे तो निकलेंगे हम। तो बिल्कुल ये यहीं पे हुआ कि ये तीनों जगह बट जाएगा, तो हमने मान लिया किधर कितना बटेगा, नो आइडिया भाई, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ज्यादा कम तो पता नहीं है इसलिए कुछ बता नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि सर R1 की तरफ I1 गया, इस R2 की तरफ जो करंट गई उसको हमने I2 मान लिया, इस I3 की तरफ जो गया उसे हमने क्या मान लिया, I3 मान लिया। क्या बात ठीक है? जी सर एकदम ठीक है, इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं। ये I1 यहां से ऐसे घूम के आया यहां तक, ये I2 ऐसे घूम के यहां तक गया, ये I3 यहां से यहां तक गया, और I3 I2 I1 फिर मिल करके क्या बना दिए, I, और ये I ऐसे घूमता हुआ बैटरी में वापस आ गया, सर्किट कंप्लीट। ये जो चीज आपने किया है ना दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये करना अगर आपको आ गया तो आप सर्किट में ये सीख जाओगे कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। समझ गए? तो ये सर्किट की जान है, इसको समझना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पैरेलल में आपको याद क्या रखना है? पैरेलल में आपको याद रखना है कि I जो होगा वो डिफरेंट होगा। बहुत लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सर हम बार बार ये बताइए कि क्या आप कहते रहे हैं कि करंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट किसमें करंट डिफरेंट होगा? जितने भी रजिस्टर पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं उनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो बात ठीक कही अब आपने, अभी समझ में आ गया। V क्या है? V का मतलब है कि एक ये इंड हुआ, एक ये इंड हुआ, इन दोनों इंड के अक्रॉस अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें, ये वोल्ट मीटर लगा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो R1 के लिए भी V होगा, R2 के लिए भी V होगा, R3 के लिए भी क्या होगा? V। कारण इसी A और B से ये कनेक्टेड है, R1 भी AB से कनेक्टेड है तो AB के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही R1 में, AB से R2 भी कनेक्टेड है तो AB के क्रॉस जो वोल्टेज है वही R2 में। सही है कि नहीं? R3 भी AB से कनेक्टेड है तो AB के क्रॉस जितना वोल्टेज वही R3 में वोल्टेज। क्या बात समझ में आया? कहने का मतलब R1 R2 R3 तीनों में वोल्टेज क्या है? सेम। तीनों में वोल्टेज क्या है? सेम। तो एक चीज हमने यहां समझ लिया, समझ क्या लिया कि मेरे भाई अगर रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी डिफरेंट, लेकिन उनके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। R1 के क्रॉस भी V होगा, R2 के क्रॉस भी V होगा, R3 के क्रॉस भी V होगा। चलो अब जल्दी से का डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन के लिए यहीं से पकड़ो, I आया 3 भागों में बटा, यानी ये I जो हुआ आपका करंट, ये जो करंट हुआ ये करंट कितने भागों में बटा? 3 भागों में। तो I1 और I2 और I3, और इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो फिर से हमें I मिल जाएगा, इसको हम पकड़ लेंगे और इसी से हमारा काम हो जाएगा। चलो जल्दी से बता दो, V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में R। तो I इक्वल टू V बाई R होता है, तो चलो वैल्यू पुट करो, I इक्वल टू V बाई R। वीडियो पॉज करके जल्दी से सबसे पहले अपने से सॉल्व करो, उसके बाद यहां पे आके देखो, तब आनंद आएगा, ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा। I1 कितना होगा मेरे भाई? जल्दी से बताओ, इस I1 की वैल्यू कितनी होगी? तो I1 की वैल्यू होगी V बाई R1। क्या बात सही है? एकदम सही बताया सर आपने, ये तो हमको पहले से पता था, कुछ खास बात नहीं बता रहे हैं आज। I2 कितना होगा? V बाई R2। सर ये वाला भी पता था, मजा नहीं आया,
ये R3 क्या है, I3 कितना होगा, V/R3। सर ये वाला भी एकदम पहले से एकदम रटा है सर, एग्जाम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ध्यान से समझो। जितनी बातें बता रहा हूं, सीरीज का डेरिवेशन, पैरेलल का डेरिवेशन, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब आते हैं इस पे, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जिसमें मैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ पूछे ना पूछे इस चैप्टर में, लेकिन फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है। एक तो ये पैरेलल सीरीज आएगा, ये जान लो, इससे आना ही आना है, ठीक है। चल भाई आ जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, देख ही लिया जाए, जी जान से देख लेंगे। v यहां पे कॉमन ले लेते हैं तो 1/R1, 1/R2 और 1/R3 हो गया, v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। और ये फॉर्मूला हमने शुरू में लिखा था, जो कि मैंने बताया था, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा किस तरीके से आता है। ये क्या बात समझ में आई? जी सर एकदम समझ में आ गई। अब इसमें क्या टेक्निकलिटी है, तो जैसे सीरीज में पढ़े थे वैसे इसमें भी देख लेते हैं, एकदम उसी के तर्ज पे। 1/R इज इक्वल टू कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर मैं कहूं, अगर मैं कुछ इस तरीके से कहता, इस तरीके से कि यहां पे 3 रजिस्टर के बजाय n नंबर ऑफ रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड होते, तो सर क्या हुआ, कुछ खास बात नहीं है। ये जो आप R3 तक लिखे हैं ना, एक काम करिए, इसी में 1/R4, 1/R5 ऐसे कर करके 1/Rn तक जोड़ दीजिए, हो गया फार्मूला। क्या बात समझ में आई? तो जितने भी रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड हैं उसको हमें सम करना है, लेकिन रेसिप्रोकल करके। तो ध्यान से समझो, क्या मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि R1, R2, R3, R4, R5 ये सभी के सभी पैरेलली कनेक्टेड हैं, ये सभी के सभी पैरेलली एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं बोल रहा हूं। तो इनका फॉर्मूला अगर हमको लिखना हो तो कितना लिखेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो R1/R होगा। अब खूब ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R होगा, कितना होगा, R मान लेते हैं, चलो R1, R2, R3, R4, R5 are connected in parallel and the resultant resistance is R, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि द रिजल्टेंट, को ध्यान से समझो, यहां से सोच के समझना, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, फिर से ये किसकी बात कर रहे हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, खूब ध्यान से सुन लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रिजल्ट क्या मिला है उसको लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, देखो, दी रेसिप्रोकल ऑफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट resistance is equal to the sum of reciprocal of, तो ध्यान से समझो इसको, sum of reciprocal of individual resistances। कहने का मतलब क्या है कि इन R1, R2, R3 जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R है, तो इस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, इंडिविजुअल जितने रेजिस्टेंस हैं सबके रेसिप्रोकल का सम होगा, यानी 1/R1, भाई इसका रेसिप्रोकल यही तो होगा 1/R1, इसका क्या होगा R2 का रेसिप्रोकल 1/R2, R3 का रेसिप्रोकल 1/R3, R4 का 1/R4, R5 का 1/R5। तो कहने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में R है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा
वो इन सब के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये है, और ये स्टेटमेंट हम लास्ट में लिखते भी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि सर R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn, इतने सारे रजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे उसका रेसिप्रोकल लिखो, सबका इंडिविजुअल रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में Rn। ये इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए, आपका फॉर्मूला मिल गया। तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया काम किया, एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन इसी में मैं एक केस लगा दिया। केस क्या लगाया मैंने, अरे हाई कोर्ट में केस नहीं लगाए हैं, ध्यान से देखो। मैंने माना कि सपोज लेट जो R1 है वो R2 के क्या है, बराबर, R3 के क्या है, बराबर, R4 के क्या है, बराबर, और ये सब आपस में बराबर है। जितने भी अनरजिस्टर्स लगे हैं सब के सब आपस में क्या है, बराबर। सर ये तो आइडेंटिकल वाला केस बता दिए आप, सीधा सीधा क्यों नहीं बोल दिए कि द कनेक्टेड रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, तो सबके रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, लो हमने सबके रेजिस्टेंस बराबर कर दिए, यानी R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, R3 भी R के बराबर, R4 भी R के बराबर, Rn भी किसके बराबर है, R के बराबर है। यानी जो n रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं सब के सब आइडेंटिकल हैं, सब के सब बराबर हैं, सब के सब रेजिस्टेंस, सब के सब के रेजिस्टेंस क्या हैं, बराबर हैं, और वो बराबर हमने मान कितना रखा है, R के। चलो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो 1 में जो R होगा वो कितना होगा, 1/r, 1/r R प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना बार होगा सर, ये तो n टाइम्स होगा। और अभी आपने बताया था कि एक ही चीज जितनी बार रिपीट हो अगर उसका सम करना हो, एक ही चीज अगर n बार रिपीट हुई है उसका सम करना, तो n से मल्टीप्लाई कर दो उस चीज में, यानी 1/r इंटू n कर देंगे तो हमारा ये सम हो जाएगा। अब इसको हम लाएंगे यहां पर और यहां पे देखेंगे, तो ये कितना हो गया, 1/r इक्वल टू हो गया n/r, कितना हुआ, n/r, सॉरी स्मॉल r है, रेसिप्रोकल कर दो तो r इक्वल टू कितना मिल जाएगा, स्मॉल r अपॉन में n, जहां पे ये कैपिटल R क्या है, ये है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये R क्या है, ये तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। N क्या है, N है नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, खूब ध्यान से समझना, N क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। क्या बात ठीक है, एकदम ठीक है सर, समझ में आ गया, दिमाग में एकदम धस गया है ये बात। तो जब धस गया है ये बात, तो आओ पिछला वाला न्यूमेरिकल जो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा उसको देख लेते हैं। सीरीज में तो बता दिया था आपको करके, सीरीज में बताया था ना, अब उसी को मैं आपको बताता हूं पैरेलल के केस में भी, लेकिन पहले मिल तो जाए। मिल गया मिल गया मिल गया, क्या था, R रेजिस्टेंस था, L लेंथ है, इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटे थे, तो सबका R/5 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 R/5, सही था ना, बहुत बढ़िया। चलो सीरीज का तो कर दिया था, सीरीज का कोई मसला नहीं है, हटा दो, जल्दी से बताओ इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल में। तो आप कहेंगे सर बहुत सही बात बोल रहे हैं आप, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है। कहने का मतलब क्या है, जो 5 रजिस्टर्स दिए गए हैं दे आर आइडेंटिकल विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है। अगर एक दूसरे के साथ ये आइडेंटिकल हैं तो मैं आइडेंटिकल वाला रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और वो होता है R इक्वल टू कितना, R/n। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना जिसमें हमारा स्मॉल r कितना दिया गया है, R/5, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R डैश मान लिया मैंने, तो R डैश कितना हुआ, R/5। कोई बोलेगा सर R डैश क्यों मान लिया आपने, भाई R इसमें यूज किया गया है इसलिए हमने थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इसको R डैश बोल दिया, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे हम।
इसको बढ़िया से R/5 कर दिया। कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं? तो सर 5 नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसको 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो 5 ही रजिस्टर तो बने होंगे। तो बिल्कुल ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो R डैश इज इक्वल टू आ गया R/25। क्या ये बात आपको समझ में आई? जी हां, आपको समझ में आ गई है। इस बात को दिमाग में बिठा के रखें कि हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे फॉर्मूले में रख करके सॉल्व करने हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। इसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है? जब आप लोग सब्सक्राइब कराते हैं ना तो मतलब ये लगता है कि हाँ हमारे लिए भी अगले पॉइंट पर कोई है। क्लियर है? तो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है दोस्त। क्लियर है ना? तो जल्दी से बातें क्लियर करते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए अब आइए थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, मिला जुला न्यूमेरिकल एक ले लेते हैं। कोई सा न्यूमेरिकल एक बना ही लेते हैं। तो चलो एक मैंने ले लिया इस तरीके से। ये रजिस्टर है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल। बस इसको हम सिंपली सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। ये B है और ये A है। कोई बोलेगा सर इतना सिंपल है तो बता क्यों रहे हैं? अरे ऐसा ही आपके एग्जाम में आता है, बहुत कठिन नहीं आता है कि पूरा घुमा देगा। अरे सर इतना सर कैसे कैसे क्या क्या बताए थे, क्या क्या आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आ जाओ, ये 2 ओम मान लेते हैं, ये 4 ओम मान लेते हैं और इसको मान लिया हमने 6 ओम। देखा जाएगा कैसे भी होगा। इसको सॉल्व करूं इससे पहले मैं आपको कुछ नोट करा देता हूं, खूब बढ़िया नोट। 2000 के नोट में आप लोग ये बात लिखेंगे। देखें करना क्या है, अगर 2 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं, केवल पैरेलल के केस की बात कर रहा हूं, कब? जब 2 रजिस्टर, खूब ध्यान समझना, तो 2 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो 1/R कितना होगा? 1/R1 R2 होगा। यहां पे R क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में। तो एलसीएम ले लो, तो R1 R2 इसका एलसीएम होगा। R1 से R1 कटेगा तो ये R2 चला गया और ये ऊपर R1 हो गया। 1/R, तो R इज इक्वल टू कितना होगा? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्या बात सही है? इसका मतलब 2 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उसका फार्मूला ये होता है, चाहे हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आसान पड़ेगा। आसान कैसे पड़ा? मैंने बोला कि 5 ओम और 7 ओम एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो आप इस फार्मूले से बताएंगे। तो क्या कहेंगे? दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम है। जल्दी से, दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या है? दोनों का सम। चलो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? 35। इन दोनों का सम कितना हुआ? 10। 35/10 कितना आया? 3.5। आंसर 3.5 ओम। वहीं पे अगर इस वाले फॉर्मूले से करते तो क्या लिखते? 1/5 प्लस 1/7। अब मस्त एलसीएम लेके सॉल्व करो 4-5 लाइन में। टाइम वेस्ट। बात समझ में आया कि नहीं? टाइम वेस्ट। इससे भी आपको वही एक नंबर मिलने वाला है, इससे भी आपको वही एक नंबर मिलना है, तो हेडेक हम क्यों लें? क्या बात समझ में आई? तो 2 रजिस्टर अगर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं तो ये एकदम मतलब रामबाण इलाज है आपके लिए, ये जान लीजिएगा। और इस सर्किट के लिए तो ये रामबाण इलाज होने वाला है भाई। क्लियर है? तो चल जा भाई, आगे आ जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि सर छोटे मोटे मिल रहे हैं तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, मिलते रहें, कोई दिक्कत नहीं अपने को। चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को भी करते हैं। तो क्या करते हैं? करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। तो करंट कहां से निकला? ए से। ए से करंट गया, यहां पे आएगा तो करंट 2 भागों में बटेगा। बात सही है कि नहीं? तो सर 2 भागों में बटेगा तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, आप इसको शो करें अलग कलर से। मान लेते हैं ए से आई करंट आई, मान लिया। बी से भी मान सकते थे, हमने ए से मान लिया। आई करंट ऐसे ऐसे गई 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 गई, यहां पे जंक्शन मिला तो ये करंट 2 भागों में बढ़ जाएगी। मान लेते इधर I1 इधर I2। पक्का?
ये I1 यहाँ से आया, ये I1 आया, ये I2 आया, ऐसे घूम करके ये मिला I2, अब I1 I2 मिल करके फिर से I बना दिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट, जितनी करंट आई थी उतनी करंट निकल ली। सही है, एकदम सही है सर, मजा आ गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने एकदम सिखा ही दिया है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल है। मसला तो वहां है, वो आप पहले क्लियर करें। तो आओ क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स दिखता है सर्किट में हम उसको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स इसमें क्या दिख रहा है, ये बक्सा, ये देखो बॉक्स टाइप का कुछ है ना, पैसा वैसा भरा इसमें, वैसा ही कुछ। तो ये हमें कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा दिख रहा है, तो और देख लेते हैं यार इसमें क्या है। सबसे पहले खूब ध्यान से देखो, करंट आई और बट गई, तो जो करंट आई और जितने भागों में बटी वो सभी भाग एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल। फिर से, करंट आई और जितने भागों में बटी वो सभी के सभी क्या होंगे, आपस में पैरेलल। इसको ही आप देखे हो, अभी देखो कहां देखे हो, इसको ही आप देखे हो। देखो जल्दी से, इसमें आपने क्या देखा, आई करंट आई और ये आई तीन भागों में I1 I2 I3 में बटी। तो ये देखो, ये वाला वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर तीनों एक दूसरे के पैरेलल हुए कि नहीं, यही तो माने थे। यानी जो करंट आ रही है वो करंट जितने भागों में बट रही है वही तीन भाग, चार भाग, जितने भागों में वो करंट बटेगी वो सभी भाग एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पैरेलल। क्या समझ में आया बात, एकदम समझ में आ गया सर, तो जबरदस्त बात बता दी है आप। वो तो ठीक है, लेकिन वो पेज गया कहां जो अभी मैंने बनाया था, ओ माय गॉड, वो तो मिल गया। चलिए, तो यहां पे आई करंट आई और ये आई दो भागों में बट जा रही है। इसका मतलब ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जिसको सॉल्व करने आ रहा है वीडियो को पॉज करे, सॉल्व करे, आंसर देखे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को, अच्छा इसको मैं मान लेता हूं C नाम देता हूं, इस वाले इंड को और इस वाले को D। तो अगर मैं कहूं कि RCD कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अरे अभी तो आपने बताया था सर, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में इन दोनों का सम, यानी 6 × 4 अपॉन में 6 + 4। दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो R = होता है R1 R2 अपॉन में R1 + R2, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम। तो 6 × 4 = 24 अपॉन में 10 कितना आया, 2.4 ओम। RCD कितना आ गया, 2.4 ओम आ गया। तो चलो जल्दी से आ जाओ, ये हो गया 2 ओम, ये हमारा A हो गया, ये हमारा C हो गया, और ये इन दोनों का ये D हो गया और ये अगला B। समझ गए? तो ये CD के क्रॉस इन दोनों के बजाय एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को रिप्लेस करने वाला वो आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2.4 ओम। यानी इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस जो मिला वो कितना मिला, 2.4 ओम। हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो आई से करंट, ए से करंट गया और वही करंट आगे बढ़ रहा है, यानी इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो कर रही है। इट मींस 2 ओम एंड 2.4 ओम आर इन सीरीज। तो अगर ये सीरीज हैं तो हमें RAB चाहिए। तो RAB क्या कहता है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो सीधे सीधे ऐड कर दो, यानी 2 ओम प्लस 2.4 ओम, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लस कर दे भाई, 4.4 ओम RAB निकल गया हमारा आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको? जी सर बिल्कुल समझ में आई, बहुत ही मस्त बात बता दी आपने, मजा आ गया है आज। ठीक है, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो जी ऐसा ही होता है। तो कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको मिलेगा, आपका जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पे होना चाहिए हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर दो रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें ये फार्मूला यूज करना है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको हमें याद रखना है, तो ये हमारा कैलकुलेशन बचाएगा। और सर्किट को ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई करते हुए चलना है, और बगल में कैलकुलेशन करते चलेंगे तो हमें बड़ी आसानी से हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, कम से कम वर्डिंग में, कम से कम समय में, कम से कम पेज। सही बात है कि नहीं?
तो आई होप ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको बने रहना होगा प्रयाग स्टडी के साथ। किसके साथ? प्रयाग स्टडी के साथ बने रहना होगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करवाना होगा और खुद को डीमोटिवेट नहीं रखना होगा। सही है ना? तो चलिए, एक उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे। प्रिपेयर कैसे रहेंगे? इस वीडियो को देख करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।